जय श्री राम। और मुझे लगता है कि मोदी जी ने भी जय श्री राम बोल के ही सब काम आज शुरू किया है। और पिछले एक हफ्ते का जो घटनाक्रम है उसमें जी। शुरुआत में आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा लगा था कि किरण रिजिजू को जिस तरीके से कानून मंत्री के पद से हटाया गया, इसमें तो कोई शक नहीं है कि किरण रिजिजू बहुत वोकल थे। हम्म। और जिस तरीके से खुल्लम खुल्ला बहसबाजी सीजीआई के साथ, उनकी जुडिशरी के साथ जो चल रही थी, उससे इतना तो जरूर होता ही है कि एक, जिसे कहते हैं ना, कि एक अनईजीनेस तो हो ही जाती है। कई बार क्या होता है कि मीडिया आर्टिकल लिखना शुरू कर देता है। मैं देख रहा था कि कुछ दिल्ली के जो इंडियन एक्सप्रेस वगैरह जो अखबार हैं, उन्होंने कुछ पूर्व जजों को हायर कर लिया था। वो हम्म। लगातार कॉन्स्टेंटली लगातार लिख रहे थे कि साहब, हमने तो ऐसा कोई लॉ मिनिस्टर नहीं देखा कि जो इस तरह की बात करता हो, खुलेआम बोलता हो, इस तरह पब्लिक डोमेन में जाकर एक मंच से, सार्वजनिक सिविल बार का प्रोग्राम है या बार काउंसिल का प्रोग्राम है, सभी जगह उन्होंने इस तरह की बातें कही। और फिर आपको ध्यान होगा, इसी लाइन पर जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति भी शुरू हो गए थे। जी। उन्होंने भी कॉलेजियम सिस्टम और उस पर बोलना शुरू कर दिया था। लेकिन उपराष्ट्रपति मैंने देखा है कि 2-3 दिन बोले और उसके बाद चुप हो गए। शायद ठीक मोदी जी बात। ने मुलाकात में कहा होगा, भाई कम से कम आप तो रहने ही दो, इस काम के लिए मैंने अलग से एक आदमी रखा हुआ है, आप थोड़ा शांत रखो। क्योंकि उससे होता क्या है, देखिए, पूरे देश में जुडिशरी सिस्टम से जुड़े हुए करोड़ों लोग हैं, जी। जजेस हैं, कचहरियों, कोर्ट कचहरियों का स्टाफ है, बाबू हैं, क्लर्क हैं, स्टेनो हैं, वकील हैं, करोड़ों वकील होंगे इस देश में, बहुत जी। सारे उनके परिवार हैं। सब लोगों को ऐसा लगने लगता है कि जैसे कि सरकार जो है वो जुडिशरी सिस्टम के ही खिलाफ हो गई है, जुडिशरी सिस्टम के हम्म। साथ तालमेल नहीं रखना चाहती। जबकि इससे पहले होता क्या था कि जितने भी कानून मंत्री बनाए जाते थे, उनको एक लक्ष्य दिया जाता था कि आपको सरकार और जुडिशरी के बीच में एक ब्रिज का काम करना है, तो आप उस हिसाब से काम करें। तो क्या कहना चाहिए कि एक जैसे लाइजनर होता है, उस तरह का वर्क आपको करना होता था। बाकी तो कानून बनाने का काम पार्लियामेंट का है, वो तो करती है अपना। जुडिशरी का काम है कि वो कानून को लागू कराए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा किरण रिजिजू का ज्यादा वोकल हो जाना मोदी जी को असहज कर रहा था। और दूसरा, एक टारगेट उन्हें दिया गया था कि हम कॉलेजियम सिस्टम और ये सब बदलना चाहते हैं, एनजेएससी को लाना चाहते हैं जुडिशरी न्यायिक सेवाओं के लिए। तो अब मोदी जी को यह भी लगा कि 1 साल के अंदर अब यह संभव नहीं है, क्योंकि 2.5 साल का समय तो रविशंकर प्रसाद पर निकल गया। तो जी। किरण रिजिजू तो अभी 1-1.5 साल से ही बने थे, तो उन्हें लगा कि ठीक बात। अब इसके लिए सही समय नहीं है, या अब इसके बारे में अब 2024 के बाद सोचा जाएगा। तो शायद जुडिशरी को एक ये मैसेज देने के लिए कि भाई हम कोई ऐसा नहीं है कि हमने मोर्चा खोल दिया है, तो शायद उन्होंने उनका डिपार्टमेंट चेंज किया, उन्हें अर्थ साइंस में भेज दिया। और मेघवाल साहब के बारे में कहा जाता है कि सॉफ्ट स्पोकन है और प्रशासक रहे हैं, रिटायर्ड आईएएस अफसर रहे हैं। और दूसरे उनकी खास बात यह है कि संसदीय कार्य मंत्री थे। संसदीय कार्य मंत्री का काम ही यह है कि सहज बनकर, मीठा बनकर सबसे काम निकलवाना, एक रैपर बना के रखना। तो मुझे लगता ठीक। है कि इसके पीछे थोड़ी सी साजिश, एक साजिश तो गलत शब्द होगा इसके लिए कहना, एक थोड़ा सा थॉट प्रोसेस इस तरह का रहा। और दूसरा कि नरेंद्र मोदी ये भी देखना चाहते हैं कि जो उनके मिनिस्टर्स हैं, मुझे तो लगता है कि वो एक भविष्य की टीम भी अपनी तैयार करना चाहते हैं। और मैं एक एनालिसिस मैंने बहुत सारे लोगों के देखे, सभी लोग ये कह रहे थे कि जो जितना भी लेफ्ट लिबरल मीडिया था कि साहब किरण रिजिजू को तो अर्थ साइंस दे दिया, उसमें कुछ काम नहीं होता है। लेकिन आने वाले समय में अर्थ साइंस सबसे बड़ा डिपार्टमेंट होगा। इस समय हम्म। पूरी दुनिया में लड़ाई एनर्जी को लेकर है, फ्यूचर एनर्जी को लेकर, और वो सब अर्थ ठीक। साइंस से जुड़ने वाली हैं, चाहे वो ग्रीन एनर्जी हो, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, वो सब उसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आने वाले हैं। वो उसको देखने वाले हैं। वर्ल्ड लेवल पर दूसरे देशों में अर्थ साइंस को लेकर बड़ा काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने इसी वजह से थोड़ा सा ये शिफ्ट किया है। नरेंद्र मोदी ने ये जो चीज, इस मामले में जो फैसले को अध्यादेश लाकर पलटा है, इसमें साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात खुद ही उस लाइन में सुप्रीम कोर्ट ने भी जो डिसीजन दिया था उसमें कहा था कि ये चूंकि राष्ट्रीय राजधानी है, तो इस राष्ट्रीय राजधानी में जो, क्या कहना चाहिए, ये फुल कंट्रोल है, उस पर नियंत्रण तो केंद्र सरकार का ही होगा। लेकिन इस तरह के हम्म। जो दिल्ली सरकार से जुड़े हुए मामले हैं, उन अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का तो इन पर होना चाहिए। तो उसमें खुद ही एक थोड़ी सी हिंट थी कि अगर आप चाहें तो भैया इसको पलट भी सकते हैं, और वही मोदी जी ने कर दिया। वैसे मुझे इसमें जो लग रहा है फिलहाल अभी 2000 के नोट वाला,
तो मुझे पता नहीं क्यों तेलंगाना के चुनाव से जुड़ा हुआ मुझे बहुत कुछ लग रहा है कि शराब की डील तो सारी वहीं पे ही हो रही थी, सारा कुछ तो मामला लेन देन तो वहीं से हो रहा था। के कविता और ये सब लोग मिलके कर रहे थे, ना सिर्फ केजरीवाल ने और बल्कि उन्होंने भी कमाया है, केसीआर ने भी। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि केसीआर अब चूंकि चुनाव से पहले सभी पार्टियां पैसा इकट्ठा कर लेती हैं और इन लोगों का काम ऑनलाइन तो होता नहीं है कुछ भी। आपको याद होगा कि 2017 के चुनाव से पहले जब नोटबंदी हुई थी सबसे ज्यादा नुकसान मायावती का हुआ था। बंडल के बंडल जो प्रत्याशियों को वापस कर दिए थे कि भैया ले जाओ, जिस दिन मुझे टिकट के लिए जितने पैसे दिए, तुम्हारा 20 लाख का बंडल ये रहा, ये 50 लाख तुम्हारे, ये 1 करोड़ तुम्हारे। तो मुझे लगता है कि इसमें केसीआर जैसे लोगों को बहुत नुकसान होने जा रहा है। अशोक गहलोत तो सत्ता में है, उनका तो मैनेजमेंट दूसरी तरह का है जो सत्ता में रहता है। और लेकिन केजरीवाल, ये जो केसीआर हैं, इन्होंने जिस तरह से मिलकर खेल किया है, मुझे लगता है कि ये सबसे पहले चुनाव अब नेक्स्ट मई, मेरे ख्याल में इनसे राजस्थान मध्य प्रदेश से पहले तेलंगाना का चुनाव हो जाना है। उनको भी एक अच्छा खासा सब झटका देने की तैयारी है कि अब देखते हैं तुम बंडल कैसे वापस कराते हो 2-2 हजार के नोटों वाले। और दक्षिण भारत के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, किस राज्य का मुख्यमंत्री है जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है? आप बता दो। क्या स्टालिन पे नहीं है? क्या जयललिता पर नहीं थे? क्या जगन मोहन रेड्डी सबसे पैसे वाला है? ये तो रिकॉर्ड आ गया है। बॉम्बई पे थे, येदुरप्पा पे थे, डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया, किस पे नहीं है भ्रष्टाचार के आरोप? पीछे ले जाता हूं, पिछली नोटबंदी को याद कीजिए आप। पिछली नोटबंदी में जब अरुण जेटली ने नोटबंदी की थी, उस समय इंडिया टीवी ने, जो रजत शर्मा का चैनल है, उसने सबसे ज्यादा खबरें दिखाई थी। एटीएम पे लाइन लगी हुई है, वहां पे लोग बेहोश होके गिर रहे हैं, ये है वो है फलाना है। और जबकि रजत शर्मा, अरुण जेटली क्लासमेट थे, कुलीग थे, साथ पढ़े थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो राजनीति है वहां से दोनों निकले हुए थे। तो उस समय तो यहां दिल्ली में ये चर्चा जबरदस्त थी कि रजत शर्मा अरुण जेटली से सिर्फ इसलिए नाराज थे कि तुमने नोटबंदी करने से पहले मुझे क्यों नहीं बताया, मेरे पास भी बहुत माल पड़ा, मेरे नोट तो करवा देते पहले। जबरदस्त उस पे प्रोग्राम दिखाए थे उन्होंने। और आप पिछले कुछ दिनों से देख लो, अब जब से अरुण जेटली नहीं रहे, अरुण जेटली के जाने के बाद रजत शर्मा की बीजेपी की जो गलियारों में पूछ खत्म हो गई है। पहले ही साल में इनको पद्मश्री दिलवा दी थी अरुण जेटली ने। 14 में सरकार बनी थी मोदी जी की, 15 या 16 में इनको पद्मश्री दिलवा दी थी। तो दिल्ली का जो मीडिया है वो तो अपने अकॉर्डिंग ही देखता है सारी चीजों को। ये जिन लोगों की आपने बात की, आरफा खानम, शेरवानी वगैरह, इनकी कोई औकात नहीं है दिल्ली में, कोई इन्हें पूछता नहीं है। एक खास इनका वर्ग है जो इन्हें देखता है, वही रवीश कुमार को देखता है, वही अजीत अंजुम को देखता है। इनका कोई खास ऐसी नहीं है कि इनके देखने से कोई अवधारणा बनती है या कोई ऐसा मैसेज जाता है कि साहब हाँ लोगों में ऐसी ओपिनियन है। सब लोग जानते हैं कि वही चेहरे आशुतोष के प्रोग्राम में दिखेंगे, फिर उन्हीं के साथ आरफा खानम आपको बात करती मिलेंगी। तो इनकी तो एक विश्वसनीयता जो है वो एक सीमित वर्ग तक ही है। इनका मुझे नहीं लगता कि इनकी किसी की ऐसी औकात है कि इनके पास 2-2 हजार के बंडल होंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अडानी ग्रुप इसमें कुछ लेगा, कोई एक्शन लेगा या इस तरह की कोई कार्रवाई करेगा। देखिए, जो बिजनेसमैन होते हैं वो इन चीजों से हमेशा बचते हैं। बिजनेसमैन को पता है कि मैं अगर उस पर कोई कार्रवाई भी करूंगा कि रवीश कुमार की इतनी हैसियत नहीं है कि मैं 500 करोड़ का उस पर मुकदमा कर दूं तो 500 करोड़ मुझे दे देगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई वो एक्शन लेंगे। और जो चीजें अब सामने आनी शुरू हुई हैं और जो चीजें सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप ही पब्लिक डोमेन में आ जाती हैं, तो इसमें लगता नहीं कि गौतम अडानी को इस तरह का काम करेंगे। वो पार्टी नहीं बनेंगे और फिर अब आज की तारीख में वो अपने आप में एक मीडिया हाउस है। एनडीटीवी उनका अपना चैनल बन चुका है, उनकी एक मीडिया कंपनी भी अलग से चलती है। तो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेंगे। वो क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा, वो तो फिर शरद पवार को बुला के उनका इंटरव्यू दिलवा देंगे, इनका सबका भंडा वैसे ही फोड़वा देंगे वो। तो वो दूसरी तरह के मैनेजर हैं, वो जानते हैं इनके हथकंडे। देखिए, ये तो अभी मुझे बहुत मुश्किल नजर आ रहा है कि सीए वगैरह को, कुछ लोगों का मानना है कि शायद इसको लागू करेंगे, मुझे नहीं लगता। क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास ऑलरेडी ग्राउंड तैयार हो चुका है अगले चुनाव का। और मैं तो आज भी ये मानता हूं कि जो विपक्ष का भ्रष्टाचार का मुद्दे पे लेकर जिस तरीके से मोदी जी ने इनको घेरा है, तो उनसे मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी करेंगे तो उसी लेवल, उसी उस पर जाएंगे। और देखिए, आज हमारी और आपकी जब बात भी हो रही थी शो से पहले कि पार्लियामेंट का वीर सावरकर के जन्मदिन पर उसका उद्घाटन कराना बिना कुछ कहे चुपचाप,
उन्होंने नहीं कहा कि मैं वीर सावरकर के जन्मदिन पे करा रहा हूं, लेकिन देखिए सही बात। मीडिया अपने आप ही ढूंढ लेता है चीजों को। हाँ वो तो जोड़ेंगे, लेकिन सरकार ने ये तो नहीं कहा कि हम वीर सावरकर के जन्मदिन पे इसका वो कर रहे हैं। मोदी जी ने तो अपना काम कर दिया चुपके से कि हम तो करेंगे। आप जिस जिस व्यक्ति को देश में, मेरा मानना है, जो रियल स्वतंत्रता सेनानी थे इस देश के, उनको आपने कभी उनका क्रेडिट ही नहीं दिया। और एक एक चीज जो अभी आपके लिए अगले 100-150 साल के लिए एक ऐसी इमारत आपने कोई तैयार की है, उसे आप राष्ट्र को जब डेडिकेट कर रहे हैं तो वो उसके जन्मदिन पर कर रहे हैं, तो वो चीजें अपने आप ही जुड़ जाती हैं और उनके प्रति एक अपने आप में एक श्रद्धांजलि हो जाती है। कोई सत्ता का सेमीफाइनल नहीं है ये। हर बार जब भी होता है, सब अपने सुविधा के अनुसार उसे सत्ता का सेमीफाइनल बना देते हैं। कांग्रेस वालों का तो सत्ता का सेमीफाइनल कर्नाटक में हो गया और उन्होंने सेमीफाइनल जीत भी लिया। बताओ। हाँ वो भी सही है ना, तो उन्होंने तो जीत लिया एक तरह से सेमीफाइनल, तो वो तो फाइनल में पहुंच गए अगर उनकी बात मानी जाए तो। ये सत्ता का सेमीफाइनल है नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, कर्नाटक की हार के बाद सबको ये लग रहा था कि बीजेपी साउथ से साफ हो गई। अभी देखना तेलंगाना में चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। कांग्रेस का सारा वोट बैंक शिफ्ट हो रहा है बीजेपी की तरफ। ओके। केसीआर ने पूरी कोशिश की थी कि मैं किसी तरह से समझौता कर लूं, कांग्रेस के साथ चला जाऊं, लेकिन राहुल गांधी जब पहली ही वहां पर कार्यक्रम करते हैं, वहां लंदन गए थे, कहां गए थे, वहां से लौट के जैसे आए, पहली सभा में कह दिया कि जिसने भी मेरे सामने ये कहा कि कांग्रेस से केसीआर से समझौता करना है, वो केसीआर की पार्टी ज्वाइन कर लेना, मेरी पार्टी छोड़ देना। राहुल गांधी ने मंच से ये बात वहां सीधे कह दी थी जाकर। उन्होंने कहा कि यार ये राज्य हमने बनाया था, मेरी मदर ने ये राज्य बनवाया, और आप यहाँ कह रहे हैं कि हम उन्हीं से समझौता कर लें जो हमारे नीचे से सत्ता छीन के ले गए यहाँ की। तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे केसीआर का कुछ होने वाला है। और साउथ में अगर एक दरवाजा बंद हुआ है बीजेपी के लिए, तो दूसरा दरवाजा खुलने के लिए इंतजार है। उसमें कुंडी टूट चुकी है, बस बीजेपी को धक्का मार के एंटर कर जाना है वहां पे। देखिए बीजेपी को कर्नाटक में नुकसान हुआ, जैसे आप भी कहते रहोगे, कुछ लोगों की वहां पे हत्याएं हुई थी, उन सब मुद्दों को बीजेपी ने जिस तरह से, जो हार्डकोर हिंदुत्व अपने मुद्दे थे, जिस तरह से उनको बुलाया, चलाया उनको और बीच में ही छोड़ दिया, अधूरे में रह गए, बाकी सब चीजों पे घुस गए, तो उसका नुकसान बीजेपी ने उठाया है। तो वो अगर गलती बीजेपी अभी सुधार ले वहां पे तेलंगाना में, तो बहुत बेटर है, क्योंकि वहां पे मुस्लिम वोटों का जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो कर्नाटक से भी ज्यादा है तेलंगाना में। केजरीवाल और ये ऐसी चीज है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये एक तरफ रह ही नहीं सकते, इनकी वो है ही नहीं बिल्कुल भी। ये एक तरह से प्रतिद्वंदी ही हैं एक दूसरे के। और ऐसा नहीं है कि केजरीवाल को नहीं बुलाया गया, नवीन पटनायक को नहीं बुलाया, जगनमोहन रेड्डी को नहीं बुलाया गया, केसीआर को भी नहीं बुलाया गया, अखिलेश को बुलाया गया, वो आए नहीं, मायावती को भी नहीं बुलाया गया, ममता बनर्जी को बुलाया गया, उन्होंने अपना एक सांसद भेज दिया वहां पे। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग इसमें मिसिंग थे। इसे लोग ये ना सोचे कि बहुत विपक्षी एकता का कोई वहां से मैसेज दिया गया, ऐसा कुछ नहीं था वहां पे। और आपके लिए बता दूं, बिहार के लोगों के लिए नीतीश कुमार ने आज सबसे ज्यादा अटेंशन वहां पे ली है। लगभग 1.5 मिनट तक राहुल गांधी का हाथ पकड़े रखा मंच पे, छोड़ा नहीं, और पता नहीं उन्हें क्या क्या कहते रहे। बराबर में स्टालिन बेताब थे कि यार ये नीतीश कुमार जी इनका पीछा छोड़ें, तो ये मैं कुछ हालचाल पूछ लूं राहुल गांधी का। लेकिन नीतीश कुमार तो बोले चले गए, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। नमस्कार।